सबसे पहले अपने वोट डिवीजन को रोकना है। यानी वहाँ पे जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, उनसे मिल करके कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है। उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, या पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये सारे बैठ करके डिसाइड करें कि कौन कैंडिडेट है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो बीजेपी इन मोस्ट ऑफ द केसेज उसको हरा सकता है। उसके फेवर में फैसला करें, कम्युनिटी उसको वोट करे। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं मुसलमानों के कंडीशन के ऊपर, लेकिन सारे रिपोर्ट्स यही एक्सप्लेन करते हैं कि भाई उनका सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन जो वो ठीक नहीं है, उनके खिलाफ हिंसाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग है, या कम्युनल राइट्स है, या डिस्क्रिमिनेशन है, या जेनोसाइडल कॉल्स है। तो व्हाट आई फाउंड कि व्हाई दिस थिंग्स आर कंटिन्यूइंग विदाउट एनी चेक। तो मैंने पाया कि इसलिए है कि हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता है। अगर हमारी कोई आवाज़ सुन ले हमारी दुख और तकलीफ की, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, और हमारी आवाज़ इसलिए नहीं सुनता है कि हमारा ड्यू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं। मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान अगर बीएसपी में भी है, मुसलमान अगर कांग्रेस में भी है, तो मुसलमान क्यों नहीं दबाव डालता कि आप सिंगल कैंडिडेट को खड़ा करो? Isn't it? Because ultimately वो मुसलमानों की सीट कोई और लेकर के चला जाता है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी टू पुट प्रेशर ऑन द सेकुलर पार्टीज टू चेक द डिवीजन ऑफ वोट्स। जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं, जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, ओबीसी बेस्ड पार्टीज, रीजनल पार्टीज, और अपनी सरकार बनाती हैं, उन्होंने मुसलमानों से कितने न्याय किए हैं? उन्होंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, या उन्होंने उनको डिच किया है? ये सारी इस किताब में लिखा गया है। जस्टिस के साथ साथ हमको सामाजिक न्याय भी चाहिए, हमको सोशल जस्टिस भी चाहिए। तो हम स्ट्रांगली ये मांग करते हैं कि उसमें जो कोटा ओबीसीज का बनता है उसका 33% ओबीसीज के लिए रिजर्व किया जाए। जो कोटा मुसलमानों के लिए बनता है आबादी के हिसाब से, उसके 1/3 जो है मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्व किया जाए। अगर मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्व करने में बहुत उनको परेशानी हो रही है, और उनको लगता है कि भाई ये मजहब के एतबार से हो जाएगा, तो भाई आप माइनॉरिटी को उसमें इंक्लूड करके आप ये कीजिए, एक सोशल ग्रुप बनाइए। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान साहब। हाल ही में उनकी एक किताब आई है, अब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर। इस किताब की पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, और चर्चा राजनीतिक जगत में भी है। सोशल एक्टिविस्ट भी इस किताब की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहमान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। रहमान साहब, क्या है इस किताब में जो इतनी चर्चा हो रही है इसकी? देखिए, ये किताब जो है बेसिकली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, यानी एक तरह से डिप्रीवेशन की बात करता है। यानी लोकसभा में उनके क्या रिप्रेजेंटेशन डिप्रीवेशन है, और मेजर जो स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पे उनका क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है। और एट द सेम टाइम जो जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं, जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, ओबीसी बेस्ड पार्टीज, रीजनल पार्टीज, और अपनी सरकार बनाती हैं, उन्होंने मुसलमानों से कितने न्याय किए? उन्होंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, या उन्होंने उनको डिच किया है? ये सारी इस किताब में लिखा गया है। अब ये सवाल है कि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इंस्टीट्यूशनल रीजन्स हैं, मुसलमानों के इंटरनल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो उनको कैसे डिच करती हैं, ये भी दिखाया गया है। इसमें मैंने ये भी लिखा है कि मुसलमान इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकता है। कि देखिए, जब भी आप अपना राइट्स मांगेंगे, तो उस चीज को ऑलरेडी कोई और कब्जा करके बैठा है, तो वो छोड़ने में उतनी जल्दी से छोड़ता नहीं है। व्हेन द मुस्लिम्स आर डिमांडिंग देयर political rights, this is going to create some national disorientation। तो इसलिए इस किताब की मेरे ख्याल से चर्चा हो रही है। इस किताब में आपने काफी सजेशन भी दिए हैं। जी। आपने बताया है कि जो मुसलमानों की जो भेदभाव होता है पहली सीढ़ी पर ही हो जाता है, राजनीति के टिकट बंटवारे में उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसको कैसे, मतलब मुसलमानों की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुसलमानों को पता ही नहीं कि हमारे राज्य में पार्लियामेंट की हम कितनी सीटें डिजर्व करते हैं, और हमको पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मांगनी चाहिए। नंबर एक, उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेट वाइज, कि किस स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, वो कितनी सीट डिजर्व करते हैं, और उनको कितनी सीट मांगनी चाहिए। उसी तरह से स्टेट असेंबलीज में भी मैंने डेटा के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और दूसरा ये कि मैंने ये भी दिखाया है कि जो मुस्लिम्स हैं, अगर प्रॉपर पॉलिटिकल सूझबूझ रखें, और सेकुलर पार्टियों से भी कुछ टिकट लेकर के आते हैं, कुछ अपनी प्लानिंग करें, ग्राउंड लेवल पे वोटर रजिस्ट्रेशन करें, और जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करें, इन सारी चीज़ों को अगर समझ रखते हैं और समझते हैं, तो
तो मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। इस किताब को लिखने का विचार कैसा है? कुछ ऐसा मतलब आपके साथ हादसा हुआ, कुछ घटना हुई, आप जो आजकल देख रहे हैं जो राजनीति में चल रहा है, उसका कोई एग्जांपल? नहीं, एक घटना नहीं, कई घटनाएं हैं, और मैंने ऑलरेडी जब किताब रिलीज हुई तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं मुसलमानों के कंडीशन के ऊपर, लेकिन सारे रिपोर्ट्स यही एक्सप्लेन करते हैं कि भाई उनका सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन जो वो ठीक नहीं है, उनके खिलाफ हिंसाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग है या कम्युनल राइट्स है या डिस्क्रिमिनेशन है या जेनोसाइडल कॉल्स है। तो व्हाट आई फाउंड कि व्हाई दिस थिंग्स आर कंटिन्यूइंग विदाउट एनी चेक। तो मैंने पाया कि इसलिए है कि हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता है। अगर हमारी कोई आवाज़ सुन ले हमारे दुख और तकलीफ की, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, और हमारी आवाज़ इसलिए नहीं सुनता है कि हमारा ड्यू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए जो मेरी जो सेकंड किताब थी, दैट वाज ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम, एंड दिस बुक इज प्योरली ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये जो मुसलमानों की राजनीति में हिस्सेदारी कम हो रही है, हाँ, इसको जो हमारा परसेंटेज है बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी, जो सेक्युलर दल है उनका ही साथ देना होगा, और अगर साथ देना होगा तो किस तरीके से देना होगा? देखिए, साथ देना नहीं देना ये तो थोड़ी सी अलग बात आ जाती है, ये इलेक्शन टाइम का आ जाता है। दो तीन चीज़ें हैं, बिफोर इलेक्शन, जस्ट बिफोर द इलेक्शन एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन। जैसे हम बंदोबस्त करते हैं तो बंदोबस्त के पहले पुलिस में ऐसा कहा जाता है कि एकदम पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, बंदोबस्त के ठीक पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, और बंदोबस्त के दौरान क्या तैयारी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। सबसे पहले मुसलमानों को पॉलिटिकल सूझबूझ अपनी रखनी चाहिए, और डेटा गैदर करना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस पार्लियामेंट, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस नगर पालिका में, किस ग्राम पंचायत में उनकी क्या परसेंटेज है। सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड आउट करें। और सेकंड है कि एक अच्छी सूझबूझ वो अपना क्रिएट करें। ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जस्ट बिफोर द इलेक्शन उनको चाहिए कि भाई वोटर लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, उस चीज़ को इंश्योर करें। मेरा नाम सही से लिखा गया है कि नहीं, उसको इंश्योर करें। मेरा जेंडर सही है कि नहीं, उसका इंश्योर करें। ऐसा कि नहीं कि मेरा नाम कहीं किसी और जगह के वोटर लिस्ट में आ गया है। इस सारी चीज़ों को इंश्योर करें। ये जस्ट बिफोर द इलेक्शन हो गया। ड्यूरिंग द इलेक्शन उनको जो मैंने इस किताब में लिखा है कि आपको एक्चुअल डेटा चाहिए कि किसी सीट पे अगर आप 30% से ऊपर हैं तो वो आपकी सीट है। अब उस चीज़ को कैसे हासिल करना है, दैट रिक्वायर्स मेटिकुलस प्लानिंग। और प्लानिंग ऐसा है कि 30% के अगर हम ऊपर चले गए तो सबसे पहले अपने वोट डिवीज़न को रोकना है। यानी वहाँ पे जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, उनसे मिल करके कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है। उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, या पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये सारे बैठ करके डिसाइड करें कि कौन कैंडिडेट है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो बीजेपी इन मोस्ट ऑफ द केसेज उसको हरा सकता है। उसके फेवर में फैसला करें एंड कम्युनिटी उसको वोट करे। सेकंड ये कि 30-40% भी इलेक्शन जीतने के लिए नाकाफी होता है। हमारा किसी और चीज़ लोगों से भी हमारा थोड़ा सा राब्ता होना चाहिए, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो पुअर हैं, जो ओबीसीज हैं, जो दलित हैं, जिनके कंसर्न और हमारे कंसर्न मिलते जुलते हैं, उनसे भी हमारा एक राब्ता होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी एट द सेम टाइम हम दबाव डालें। अब मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान अगर बीएसपी में भी है, मुसलमान अगर कांग्रेस में भी है, तो मुसलमान क्यों नहीं दबाव डालता कि आप सिंगल कैंडिडेट को खड़ा करो, isn't it? Because ultimately वो मुसलमानों की सीट कोई और लेकर के चला जाता है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी टू पुट प्रेशर ऑन द सेकुलर पार्टीज टू चेक द डिवीजन ऑफ वोट्स। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो मुसलमानों के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उनके सामने पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या है नेशनल लेवल पे, जो मैंने अपने किताब में लिखा है, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको उसका अंदाजा होगा। आजकल वुमेन रिजर्वेशन की बात हुई है, अभी हाँ। बिल भी आया है हम्म, पार्लियामेंट में, हम्म, तो उसमें रिजर्वेशन में ही रिजर्वेशन दे दिया गया है एससी एसटी के लिए, और मुस्लिम और ओबीसी के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं है। हम्म। नहीं, देखिए, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसका स्वागत करना चाहिए। ये तो जेंडर जस्टिस के लिए है,
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व हैं 15% नेशनल लेवल पे, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व हैं 7.5% नेशनल लेवल पे। वहां पे 1/3 रिजर्व करना बहुत आसान है। लेकिन जो बाकी जो सीटें हैं, यानी 22.5% अगर सीटें छोड़ दे तो जो बाकी जो सीटें हैं वहां पे अगर हम 1/3 रिजर्व करते हैं तो वहां पे हाईली एजुकेटेड, एलीट और जो बाकी रिच जो महिलाएं हैं वो आएंगी। जो बाकी जो लोग हैं, जैसे मुसलमान कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी है, इनकी महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी, गांव की जो महिलाएं हैं पीछे छूट जाएंगी। तो ऑफ कोर्स वी नीड जेंडर जस्टिस, हमको जेंडर जस्टिस चाहिए, लेकिन जेंडर जस्टिस के साथ साथ हमको सामाजिक न्याय भी चाहिए, हमको सोशल जस्टिस भी चाहिए। तो हम स्ट्रांगली ये मांग करते हैं कि उसमें जो कोटा ओबीसीज का बनता है उसका 33% ओबीसीज के लिए रिजर्व किया जाए, जो कोटा मुसलमानों के लिए बनता है आबादी के हिसाब से उसके 1/3 जो है मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्व किया जाए। अगर मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्व करने में बहुत उनको परेशानी हो रही है और उनको लगता है कि भाई ये मजहब के एतबार से हो जाएगा, तो भाई आप माइनॉरिटी को उसमें इंक्लूड करके आप ये कीजिए, एक सोशल ग्रुप बनाइए। आजकल परिसीमन की बहुत बात हो रही है। अभी हाँ। हाल ही में आसाम में परिसीमन हुआ, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें से 5 सीटों को एससी के लिए रिजर्व कर दिया, एक सीट को एसटी के लिए कर दिया। उत्तर प्रदेश में नगीना सीट है, बहराइच है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है, उनको दलितों के लिए रिजर्व कर रखा है। और जहाँ दलित बहुल आबादी है, रायबरेली, वो जनरल है। तो इस पर आप क्या कह सोचते हैं? ये देखिए, ये साजिश के तहत किया जाता है। मुसलमानों के जो डोमिनेंस वाली सीटें हैं उनको रिजर्व किया जाता है, ये साजिश के तहत होता है। एंड एट द सेम टाइम जो परिसीमन होता है और मुसलमानों के सीट को एडवर्स जेंडरमैंडरिंग के तहत इस तरह से काटा जाता है कि अल्टीमेटली माइनॉरिटी बन जाता है। तो मेरा ये कहना है कि वी आर नॉट लिविंग इन 1950s, 60s और 70s, वी आर लिविंग इन 2023। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। मुसलमानों को इतनी अवेयरनेस चाहिए कि अगर आपकी के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है तो जो एजेंसी नाइंसाफ़ी कर रही है सबसे पहले आप उसको रिप्रेजेंट करें, अपना रिप्रेजेंटेशन दें। वहाँ से अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट को अप्रोच करें। इस तरह का हरकत हैदराबाद में भी हो रहा था, लेकिन वहाँ के लोग अवेयर्ड हैं। MIM इन सारे हरकतों के खिलाफ कोर्ट में गई और उनको इंसाफ मिला। तो इस तरह के कदम नेशनल लेवल पे सभी मुसलमानों को उठाने की ज़रूरत है।